हेलो दोस्तों। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। पिछले कुछ समय से मैं अपनी मौसी के घर नहीं जा पाया था। मौसी कभी कभी फ़ोन कर लिया करती थी, लेकिन उस समय मैं अपनी मास्टर डिग्री की फाइनल परीक्षा की तैयारी में बहुत बिजी था। अब परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका था और अब मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन मौसी की यादें मेरे मन में अभी भी ताज़ा थी। उनके साथ बिताए हुए खुशनुमा पल मुझे हमेशा याद आते हैं। मैंने सोचा क्यों न अब जाकर मौसी से मिल लूं और उनके हाथों का बना खाना खाकर कुछ दिन उनके साथ बिताऊं। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार मैं मौसी के घर जाकर कुछ समय बिताऊंगा। यह मेरे लिए सिर्फ परिवार के साथ बिताने का मौका नहीं था, बल्कि अपने भीतर के तनाव को भी दूर करने का एक तरीका था। आखिरकार भगवान जी ने मेरे अंदर की बात सुन ली और एक दिन मेरी मौसी का फ़ोन आया। उन्होंने माँ से कहा कि तुम और विशाल 7-8 दिन के लिए हमारे घर आ जाओ। तुम्हारे जीजाजी अगले 8 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। वैसे भी हम सबको मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। इस बहाने हम 7-8 दिन साथ रहकर खूब मज़ा करेंगे। तुम कल ही आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। बगल में खड़ा मैं सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि माँ ने फ़ोन स्पीकर पर रखा था ताकि मैं भी सुन सकूं। मेरी माँ का नाम शीला है और मेरी मौसी का नाम गीता है। यह सुनकर माँ ने कहा, ठीक है गीता, हम दोनों कल आ रहे हैं। यह कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया। फरवरी का महीना था, ठंड काफ़ी पड़ रही थी। इसलिए माँ ने कहा, अर्जुन, हम सुबह 10 बजे से निकलेंगे ताकि ठंड कम लगे, लेकिन हम बाइक से चलेंगे। मैंने माँ को हाँ कर दी। फिर माँ ने कहा, मैं हम दोनों के कपड़े पैक कर देती हूँ। फिर माँ कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि अगर मौसी ने माँ को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा, और अगर माँ के सामने मौसी ने कुछ ऐसा किया तो क्या होगा। इस सोच में मैं सो गया। अगले दिन मैं और माँ चाय नाश्ता करके तैयार हो गए। 10 बजे हम अपनी बाइक से निकले मौसी के गांव जाने के लिए। 3 घंटे का रास्ता था। हम अपने मगन में चूर होकर चले जा रहे थे। शहर की सीमा पार करते ही हमें कच्चा रास्ता मिला। बाइक की सीट पीछे से थोड़ी ऊंची थी, इसलिए माँ बार बार मुझसे टकरा रही थी। मैंने माँ से कहा, डरो मत, मुझे कसकर पकड़ लो। वैसे भी माँ को बाइक से यात्रा करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरी जांघ पर कसकर पकड़ कर बैठ गई। वह पीछे से मुझसे चिपक कर बैठी थी। कच्चे रास्ते की वजह से बाइक हिल रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था। अब रास्ते में काफ़ी गड्ढे थे। मैं बाइक धीरे चला रहा था। फिर भी एक बार जब मैं गड्ढे को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो बाइक का पहिया दूसरे गड्ढे में चला गया। हम दोनों उछल गए और माँ ने खुद को संभालने के लिए मुझे कसकर पकड़ लिया। यह सब एक पल में हुआ और हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया। माँ ने कहा, कैसे रास्ते हो गए हैं, लोग बाइक पर कैसे सफ़र करते हैं, भगवान जाने। यह सुनकर मैंने माँ से कहा, अरे बारिश के कारण सड़क की हालत ख़राब हो गई है, थोड़ी दूर और चलो, आगे अच्छा रास्ता मिलेगा। माँ ने कहा, अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे लगा था कि तेरी मौसी के घर तक ऐसा ही रास्ता होगा। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि माँ को यह सब महसूस हुआ होगा या नहीं। अगर हुआ होगा तो उसने अपना हाथ हटाया क्यों नहीं, बल्कि उसने तो और कसकर पकड़ रखा था। क्या उसे भी इसमें कुछ संतोष मिल रहा था? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चल रहे थे। अब हम गांव के पास पहुंच चुके थे। आखिरकार हम मौसी के घर पहुंच गए। तब दोपहर के 2 बज रहे थे। बाइक की आवाज़ सुनकर मौसी आंगन में आई। हमें देखकर वह बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत माँ को गले लगाया और माँ ने भी उन्हें कसकर गले लगाया। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछने लगी। फिर माँ अंदर चली गई और फिर मौसी ने मुझे कसकर गले लगाया और मैंने भी उन्हें गले लगाया। तभी मौसी ने कहा, क्या रे बदमाश, इतने दिन हो गए तू आया ही नहीं। और हाँ, तू इतना सज धज कर कैसे आया है। अब तो तेरी माँ को सब कुछ बताना ही पड़ेगा, फिर दोनों का घर में ही इंतजाम हो जाएगा। यह सुनकर मैं दूर हटते हुए कहा, क्या बोल रही हो मौसी, कुछ भी। इतना कहकर मौसी घर के अंदर चली गई और मैं बाइक से अपने बैग को लेकर घर के अंदर ले आया। दोनों बहनें किचन में बातें कर रही थी। मैं बैग रखकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर कपड़े बदलने के बाद हॉल में जाकर बैठ गया।
इस बीच माँ और मौसी डाइनिंग टेबल पर खाने की प्लेट लगा रही थी। तभी मौसी ने मुझे आवाज़ देकर खाने के लिए बुलाया और मैं उनके साथ खाना खाने बैठ गया। हम बातचीत करते हुए मज़े से खाना खा रहे थे। इधर उधर की बातें करते हुए हमने संतुष्टि से खाना ख़त्म किया। इतने में माँ ने कहा, गीता क्या बताऊँ तुझे, रास्ता इतना ख़राब था कि गाड़ी में धक्के खाकर मेरी कमर दर्द करने लगी है, पूरा शरीर दुख रहा है, अब तू ही कुछ कर। इस पर मौसी ने कहा, चिंता मत कर, मेरा विशाल बहुत अच्छा मसाज करता है। जब एक बार मेरा भी पूरा शरीर दर्द कर रहा था तब उसने मसाज किया था, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था, पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया था। इतना कहकर मौसी ने मुझे आंख मारते हुए कहा, अर्जुन, माँ का शरीर दर्द कर रहा है, मसाज कर देना, बाद में आराम हो जाएगा। मैंने हाँ कहते हुए वहाँ से उठकर हॉल में जाकर बैठ गया। मेरे मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था कि मौसी ने झूठ क्यों बोला कि मैं अच्छा मसाज करता हूँ। ऐसा क्यों कहा होगा? क्या वह झूठ बोल रही थी ताकि मेरी माँ के साथ मेरी नज़दीकी बढ़ सके? मौसी इन सब से क्या हासिल करना चाहती थी? मेरे मन में बेचैनी बढ़ रही थी। दोनों महिलाएं किचन में साफ सफाई कर रही थी और मैं दोनों पर नज़र रख रहा था। दोनों का शरीर एक जैसा लग रहा था। वह धीमी आवाज़ में कुछ बात कर रही थी लेकिन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वे दोनों मेरे बारे में ही बात कर रही होगी। कुछ ही समय बाद दोनों हॉल में आकर बैठ गई क्योंकि अब दोपहर के 4 बज चुके थे। मौसी ने माँ से कहा, शीला तू कपड़े बदल ले, गाउन लाई है क्या? नहीं तो मेरा ले ले, चल पानी पी और बेडरूम में आराम कर, फिर विशाल मसाज कर देगा तेरी। इतना कहकर दोनों बेडरूम में चली गई। मैं हॉल में बैठा सोच रहा था कि मैंने आज तक मसाज नहीं किया। थोड़ी देर बाद मौसी किचन में आ गई और एक कटोरी लेकर आई और बोली, चल विशाल। फिर मैं चुपचाप उसके पीछे बेडरूम में चला गया। बेड पर माँ पेट के बल लेटी हुई थी। मैं माँ को एकटक देखने में इतना खो गया कि मौसी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तब मौसी ने कहा, इतना क्या देख रहा है विशाल, क्या कभी किसी को इस तरह नहीं देखा? फिर उसने कहा, चल अब माँ की मसाज कर दे ताकि उसे आराम मिल सके। मैं बेड पर बैठ गया और मौसी ने तेल की कटोरी मेरे हाथ में देते हुए कहा, चल पैरों से शुरू कर। मैंने माँ के पैरों पर तेल लगाना शुरू किया और मौसी पास ही लेटकर देख रही थी। मैं बारी बारी से दोनों पैरों पर तेल लगाकर मसाज कर रहा था। मौसी हल्की मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी और इशारों में मुझे कुछ कह रही थी कि ऊपर की ओर भी मसाज करो, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। तभी माँ ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। इसके बाद थोड़ी दूरी पर सोई हुई मौसी माँ से कहने लगी, कैसा लग रहा है? मेरी माँ ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है गीता, आज पहली बार ऐसा कुछ करवा रही हूँ, वह भी तेरे जोर देने की वजह से। तुझे बहुत कुछ पता है गीता। तभी मौसी ने माँ के सिर पर हल्का थप्पड़ मारा। माँ ने कहा, क्या बचकानी बातें कर रही है, विशाल देख रहा है, उसे क्या लगेगा? इस पर मौसी ने माँ का गाल खींचते हुए कहा, इसमें क्या है, वैसे भी विशाल ने बहुत कुछ देखा है। यह सुनकर माँ ने शर्माते हुए कहा, चल कुछ भी बोलती है, गीता बहुत नाटक कर रही है तू। फिर माँ ने कहा, विशाल बहुत आराम मिल रहा है, मुझे अब कंधों तक मसाज कर दे ताकि पूरे शरीर को राहत मिले। फिर मैंने भी अच्छे से मसाज किया। करीब आधे घंटे की मसाज के बाद माँ ने कहा, अब बस कर विशाल। फिर मैं इसी तरह खड़ा रहा। मेरे दोनों पैर माँ की कमर के पास थे। तभी माँ पलटकर पीठ के बल लेट गई। फिर मौसी उठी और माँ का हाथ हटाते हुए बोली, अरे यह क्या कर रही है शीला, अभी अभी आधे शरीर की मसाज बाकी है। माँ शर्माते हुए बोली, अभी रहने दे गीता, मुझे शर्म आ रही है विशाल से ऐसा करवाते हुए। फिर मसाज के बाद माँ को कमर दर्द से राहत मिली। तब हम सब बाहर आए। फिर मौसी ने मुझसे पूछा, तो विशाल एक बात बता, माँ की मसाज करके तुझे कैसा लगा? मैंने कहा, मौसी पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन तुमने सब संभाल लिया, वरना मेरा क्या होता। मौसी ने कहा, लेकिन तेरी माँ भी तैयार हो गई थी और उसे अच्छा लगा। मैंने कहा, हाँ मौसी, यह सब तेरी वजह से हुआ। फिर मौसी ने कहा, अब तो इसे करने में मज़ा आएगा ना विशाल? मैंने कहा, नहीं मौसी, मुझे यह सब माँ के साथ करना अच्छा नहीं लगेगा। मौसी ने कहा, अब तू चिंता मत कर, जो भी करना होगा तेरी माँ ही करेगी। मेरा ध्यान अनजाने में सामने के अलमारी के शीशे पर गया तो दरवाजे पर माँ खड़ी थी, लेकिन मौसी ने उसे नहीं देखा। मैंने जानबूझकर अनजान होने का दिखावा किया और फिर शीशे में देखा तो माँ हमें देख रही थी।
एक पल के बाद जब मैं फिर देखा तो माँ वहाँ नहीं थी। तभी मौसी ने पूछा, क्या हुआ विशाल? मैंने मौसी को बताया कि माँ यहाँ आई थी। यह सुनकर मौसी खुश होकर बोली, क्या कह रहा है विशाल? तो इसका मतलब तीर सही निशाने पर लगा है। अब शीला खुद आएगी। इतना कहकर हम दोनों बेड से उठे और बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गए। अब शाम के ठीक 5 बजे थे। फिर हम दोनों ने कपड़े पहने और तैयार हो गए। लेकिन मैंने मौसी से कहा, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। मौसी ने कहा, रुको, मैं चाय बना देती हूँ। फिर हम हॉल में आए तो माँ भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। मौसी ने कहा, शीला बैठो, मैं चाय बना देती हूँ, अच्छा लगेगा। वैसे भी मौसम ठंडा है। माँ ने कहा, हाँ बना गीता, कम से कम शरीर गर्म हो जाएगा। वैसे तुझे अब ठंड नहीं लग रही है ना? माँ ने हल्के कटु शब्दों में मौसी से कहा। यह सुनकर मौसी समझ गई कि माँ ऐसा क्यों कह रही थी। लेकिन मौसी ने कहा, अरे शीला, हमें तो ठंड की आदत है। वैसे भी तुम्हारे शहर में ठंड होती ही कहाँ है। चल मैं जल्दी से चाय बना देती हूँ। फिर मौसी किचन में चली गई और चाय बनाकर लाई और फिर हम तीनों ने साथ में चाय पी। फिर मैंने माँ से कहा, मैं ज़रा बाहर जाकर आता हूँ। इस पर माँ ने कहा, हाँ जाओ, तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी, लेकिन जल्दी आ जाना। मैंने माँ को हाँ कहा और बाहर निकल गया। मैं घूमते घूमते नदी के किनारे एक सुंदर शांतिपूर्ण प्राकृतिक माहौल में जा बैठा। हवा में बहुत ठंडक थी और सर्द हवा शरीर को चुभ रही थी। इतने अच्छे वातावरण में भी मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मौसी और मेरे बीच जो कुछ था वह माँ को पता चल गया था। दरअसल में उसने सब कुछ देख लिया था। सब कुछ देखने के बाद भी माँ शांत थी, लेकिन माँ, मौसी और मैं ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। माँ यह सब जानती थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। क्या यह सब देखकर उसकी भी भावनाएं जाग गई थी? क्या उसे भी यह सब करने की इच्छा हो रही थी? या शायद पिताजी उसे वह सब नहीं देते होंगे? ऐसे ही कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। आखिरकार मैं उठा। हर तरफ अंधेरा हो गया था और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। फिर मैं सीधे घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा तब रात के 8 बज चुके थे। माँ और मौसी किचन में खाना बना रही थी। मुझे देखकर माँ ने कहा, आ गया विशाल, गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर आ, फिर हम खाना खाएंगे। फिर 9 बजे के करीब हम खाना खाने बैठे। तब मैंने मौसी से कहा, मौसी यहाँ बहुत ठंड है, हमारे यहाँ कभी इतनी ठंड महसूस नहीं होती। इस पर मौसी ने मुझे आंख मारते हुए कहा, चिंता मत कर, आज हीटर है, तुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। मैंने कहा, सच? तो ठीक है, आज मैं जल्दी सो जाऊँगा, बहुत थक गया हूँ मौसी, अब तो ऊब भी हो गई है। तभी माँ ने कहा, अरे तुम तो इतने नौजवान हो, तुम्हें क्या हो गया है? इस उम्र में भी थकान? मौसी ने कहा, अरे शीला, यात्रा की वजह से थक गया होगा और ऊपर से इतना खराब रास्ता है। इस पर माँ ने कुछ नहीं कहा। इस तरह हम बातें करते करते खाने का आनंद ले रहे थे। फिर वह दोनों रसोई की सफाई में लग गई और मैं उठकर आंगन में थोड़ी देर टहलने गया और फिर बेडरूम में सोने चला गया। मौसी ने पहले ही सब तैयार कर रखा था। एक बड़ी सी कंबल बिस्तर पर बिछी थी जो 2 लोगों के लिए काफ़ी थी। मैं कपड़े उतार कर बिस्तर पर लेट गया और दीवार की ओर मुंह करके कंबल ओढ़ ली। मुझे पता था कि वे दोनों जब आएंगी तो मौसी मेरे पास ही सोएंगी, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों की कमी पूरी करने वाली थी। ऐसे ही सोचते सोचते मैं शांति से लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। 1 घंटे बाद वे दोनों बातें करते हुए बेडरूम में आई। मौसी ने कहा, शीला, तुम बीच में सो जाओगी क्या? इस पर माँ ने कहा, तू ही सो जा बीच में गीता। फिर मौसी ने कहा, अगर तुम बीच में सोओगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर भी माँ ने मना कर दिया। मैं दोनों की बातें सुनते हुए सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। मैंने चुपके से मुंह से कंबल हटाकर देखा तो हर जगह अंधेरा था। इसका मतलब मौसी ने सारी लाइट बंद कर दी थी। मैं मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि अब माँ को कुछ भी नज़र नहीं आने वाला था। अगले 15 मिनट तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। फिर मैं करवट बदलकर मौसी की ओर मुंह करके लेटा। तब मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मौसी पास ही थी। मैं उसकी सांसों की आवाज़ सुन सकता था। मन में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या यह सही है? क्या माँ को इन सब का एहसास हो गया है या फिर वह अनजान बनी हुई है? लेकिन मैंने सोचा, अब जो होना है वह होकर रहेगा। तभी मौसी ने धीरे से मुझे छूकर कहा, तू सो गया क्या? उसकी आवाज़ में एक हल्की सी बेचैनी थी। मैंने सोने का नाटक जारी रखा, लेकिन मन के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक मौसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा
और फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी पीठ पर घूमने लगी। एक अजीब सी बेचैनी और डर मेरे अंदर पनपने लगा। तभी अचानक माँ की आवाज़ सुनाई दी, गीता सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर मौसी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और थोड़ी दूरी पर जाकर लेट गई। माँ की इस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे शांत कर गया। मुझे महसूस हुआ कि माँ सब जानती है, लेकिन वह इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। मैं थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा और फिर आखिरकार नींद आ ही गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो माँ पहले ही उठ चुकी थी। वह किचन में चाय बना रही थी और मौसी भी पास में ही थी, लेकिन माहौल थोड़ा अलग सा लग रहा था। फिर माँ ने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चाय पिएगा? मैं कुछ कह नहीं पाया, बस हाँ में सिर हिलाया। मैं जानता था कि माँ बहुत कुछ जान चुकी है और उसके चेहरे की मुस्कान में एक गहरा अनुभव छुपा हुआ था। माँ ने उस रात जो देखा था उसे शायद उसने अपने अंदर ही समेट लिया था, बिना किसी बड़े झगड़े या मुद्दे के। कुछ देर बाद माँ ने मौसी की ओर देखा और कहा, अच्छा गीता, अब हमें चलना चाहिए, घर पर बहुत काम है। तब मौसी ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, तुम जाओ, अब तुम्हारे जीजाजी के भी आने का समय हो गया है। जैसे ही मौसी ने हमें विदाई दी, घर का माहौल अचानक से हल्का हो गया। मैंने महसूस किया कि माँ ने बिना कुछ कहे इस स्थिति को सही दिशा में मोड़ दिया था। माँ ने मेरी ओर देखा और कहा, विशाल, जिंदगी में हर चीज़ की एक हद होती है। सही और गलत का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी बातों ने मेरे दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा। माँ के इस शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार ने मुझे वह सिखा दिया जो शायद किसी और तरीके से समझना मुश्किल होता। इस तरह मौसी के घर से विदा लेते हुए मैंने तय किया कि मैं अपनी सोच और कर्मों को सुधारूंगा और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। माँ की समझदारी और ममता ने मेरे जीवन को एक नई राह दी और मैं अपने भविष्य की ओर आशा और आत्मविश्वास के साथ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।